बच्चे आज हम स्टार्ट करते हैं विद स्लाइड रिवीजन। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो लास्ट टाइम हमने नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में आपको बताया था, और इसमें हमने आपको क्लियर किया था कि फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो होते हैं उनको थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करना होता है। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स थ्योरेटिकली। अगर आपको याद है बच्चे, तो हमने आपको बताया था कि इसके लिए हम दो फार्मूलाज यूज करते हैं। वन इज 3n माइनस 5 एंड अदर इज 3n माइनस 6। कोई बता सकता है में से कि 3n माइनस 5 किस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए यूज होता और 3n माइनस 6 किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता? 3n माइनस 5 लीनियर के लिए और 3n माइनस 6 नॉन लीनियर के लिए। शाबाश। तो दिस इज यूज्ड फॉर लीनियर एंड दिस इज यूज्ड फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। आपको ये भी पता होगा बच्चे कि 3 टाइप ऑफ मोशंस आर देयर: ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। जो ट्रांसलेशनल मोशंस होते हैं बच्चे, आपको ये पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पे स्मॉल एन है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, total number of degrees of freedom available to the molecule. We have 3 types of motions: translational, rotational and vibrational. यहाँ तक लीनियर मॉलिक्यूल की बात है, ट्रांसलेशनल मोशन उसमें 3 होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन 3 होते हैं: एक्स एक्सिस पे चलना, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसमें आ गई। इसके साथ उसमें आ गई अब रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। रोटेशन मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और बच्चे जेड एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। लीनियर मॉलिक्यूल ये एक्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे जब मॉलिक्यूल बच्चे रोटेट करेगा, अपने ही एक्सिस पे, अपने एक्सिस, पोजीशन ऑफ एटम डज नॉट चेंज। मतलब मॉलिक्यूल के पोजीशन ऑफ एटम्स में कोई अंतर नहीं आया, मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसे का वैसा रहा। इट मीन दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू इट इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हम कह सकते बच्चे कि आउट ऑफ द 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओनली 2 आर अवेलेबल टू द मॉलिक्यूल। अब ट्रांसलेशनल का हमें पता है, रोटेशनल का हमें पता है, तो जो बच गई वो कौन सी होनी चाहिए बच्चे? वाइब्रेशनल। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 + 2 5 माइनस कर दो, तो रेस्ट आर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल मोड्स आर पॉसिबल। Vibrational degrees of freedom means this much number of vibrational modes are possible in the linear molecule, and hence linear molecule जितने vibrational modes होंगे बच्चे, उतने वो vibrational bands देगा, तो उतनी टाइप की vibrations उसमें possible हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को ले लें, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इसको आज। अगर आपसे कहे जैसे लीनियर मॉलिक्यूल, अगर कोई आपसे कहे इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है तो फार्मूला लगाएंगे हम 3n माइनस 5। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी बच्चे? 3n माइनस 5। 3n, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि 3n माइनस 5 या 3n माइनस, सॉरी बात कर रहा था 3n माइनस 5। 3n, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, n यहाँ पे क्या है बच्चे? नंबर ऑफ एटम्स। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे? 9। 9 माइनस 5, 5 ये बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल शुड हैव हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में? 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हाँ, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शुड बी देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में
जहां तक ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात है वो तो 3 ही है, एक्स एक्सिस पे चलेगा नॉन लीनियर, वाई पे और जेड पे। यहाँ तक रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात है बच्चे, वो भी इसमें 3 है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा उसके साथ बच्चे, क्योंकि नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, उसके साथ बच्चे एनदर बॉन्ड भी होगा। जैसे ये इस टाइप का हम कह सकते हैं, जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये भी इसके साथ रोटेट होगा, पोजीशन ऑफ एटम विल चेंज। एक्स एक्सिस पे रोटेट करने से भी पोजीशन ऑफ एटम क्या होगी, चेंज। वाई जेड पे तो होगी। इसका मतलब इसमें जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी 3 है। लीनियर में 2 थी, यहाँ पे 3 है। तो बच्चे फिर जो बच गई, n is the total degrees of freedom which includes translational, rotational and vibrational। तो 6 को अगर हम निकाल देंगे तो बच जाएंगे बच्चे 3n-6। जैसे वाटर का केस अगर हम ले ले, which is a non linear molecule, तो बच्चे अगर आपसे कोई कहे इसमें कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी तो कितनी होगी बच्चे, 3:3, 9-6 कितनी होगी बच्चे। वाटर हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम as far as vibrational modes are concerned। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये जो फार्मूले हमने आपको दिए इनकी मदद से हम कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जितनी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी मीन सच नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स आर पॉसिबल, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स, सच नंबर ऑफ, उतने ही वाइब्रेशनल बैंड्स आने चाहिए। दिस इज थ्योरेटिकल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया बच्चे कि जितने वाइब्रेशनल मोड्स इन फार्मूलाज की मदद से हम कैलकुलेट करते उतने एक्चुअल में कभी भी हमें मिलते नहीं, दे आर सेल्डम ऑब्जर्व। और इन प्रैक्टिस, ये मैंने आपको रिवीजन किया थोड़ा सा बच्चे, ताकि आपको जो हमने 2 दिन हो गए थे हमने कंटिन्यूटी में लाना था इसको, यहाँ तक शायद पढ़ा था। एक्चुअल प्रैक्टिस में बच्चे प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ बैंड्स आर सेल्डम ऑब्जर्व। कुछ रीजन होने चाहिए उसके, तो रीजन क्या है बच्चे, जो फंडामेंटल कंडीशन है फॉर ए वाइब्रेशन टू अपीयर, वाइब्रेशनल मोड या वाइब्रेशन टू अपीयर इन आईआर स्पेक्ट्रम के लिए जो फंडामेंटल कंडीशन है वो है चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। चेंज इन डाइपोल मूवमेंट जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। जैसे हमने अभी कहा बच्चे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉसिबल होनी चाहिए बच्चे, कितनी होनी चाहिए पॉसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी पॉसिबल होनी चाहिए बेटे बताओ शाबाश। 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए ना। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिख के देखे, इसमें एक वाइब्रेशनल मोड दिखाता हूँ, वाइब्रेशनल मोड दिखाता हूँ। ये बच्चे वाइब्रेशनल मोड है, स्ट्रेचिंग हो रही है दोनों बॉन्ड की। एक वाइब्रेशनल मोड ये भी है। दोनों स्ट्रेचिंग में क्या फर्क है बच्चे को बता सकता मुझे, इस वाली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड और इस वाली स्ट्रेचिंग, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, इसको बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड्स हियर, यहाँ पे क्या फर्क है दोनों स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड्स में बच्चे, कैन एनीवन ऑफ टेल एनीवन ऑफ एक्सप्लेन टू मी, शाबाश। ये बच्चे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग नहीं है, देखो जरा गौर से, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कैसे, दोनों बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं एट द सेम टाइम, दोनों बॉन्ड स्ट्रेच। इसमें एक बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, नाम स्ट्रेच ही आएगा बच्चे वाइब्रेशन का, और एक कंप्रेस हो रहा है। दिस बॉन्ड इज कंप्रेस्ड, दिस बॉन्ड इज स्ट्रेच्ड। बॉन्ड सी और बॉन्ड ओ है, दोनों लीनियर मॉलिक्यूल है। एक है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक है बच्चे एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब आप में से कोई बताएगा बच्चे कि इन दोनों में से डाइपोल मूवमेंट किसमें चेंज होगा, बताइए शाबाश। दोनों में चेंज होगा या ए में चेंज होगा या बी में चेंज होगा। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इन दीज टू टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड्स वेयर द डाइपोल मूवमेंट इज गोइंग टू चेंज, शाबाश बताइए। सर ए में, ए में आपने कहा चेंज होगा, ए में कैसे चेंज होगा बच्चे बताओ जरा। आपने कभी पढ़ा है कि व्हेन डाइपोल्स पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो जाएंगे सर। हाँ तो फिर कहाँ चेंज होगा बच्चे ए में, जितना डाइपोल बच्चे देखें, इधर कोई ये स्ट्रेच हो रहा है, इधर कोई ये स्ट्रेच हो रहा है, तो जितना डाइपोल इस डायरेक्शन में चेंज हुआ उतना इस डायरेक्शन में चेंज हुआ।
जितना इस डायरेक्शन में चेंज हुआ उतना इस डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो। जीरो। इस वाली स्ट्रेचिंग में डाइपोल मूवमेंट जीरो चेंज हुआ। इस वाली में देखें बच्चे, इस वाली में इस डायरेक्शन में डाइपोल चेंज हुआ ना, और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो मतलब ये है कि इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। एक बॉन्ड इसमें स्ट्रेच हो रहा है, एक इसमें कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस, एक स्ट्रेच। एक में डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट अमाउंट से चेंज हो रही है, दूसरे में डिफरेंट अमाउंट से। जिसमें स्ट्रेच हो रहा है उसमें डिफरेंट अमाउंट से, जिसमें कंप्रेस हो रहा है उसमें डिफरेंट अमाउंट से। तो हियर देयर इज नेट चेंज डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट दोनों की बराबर चेंज हो रही है और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों बॉन्ड क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। सीओ सीओ, ऊपर वाले में सीओ स्ट्रेच, दूसरा सीओ कंप्रेस। so there will be net change in dipole moment। तो मुझे बताइए बच्चे, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। अच्छा ओके। तो मुझे बताइए इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल आईआर रियन में कौन सा बैंड, मॉलिक्यूल तो वही है, कौन सा बैंड आईआर रियन में अपीयर होगा? सर बी वाला। बी वाला, ए वाला अपीयर नहीं होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देयर शुड बी 4, एक तो उसमें से गया, अब 3 रह गए। 3 में से भी कितने आने वो बाद में देखते हैं, एक्चुअल में कितने आने वो बाद में देखते हैं। हम फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल शुड हैव 4 फंडामेंटल vibrational bands in the IR region, but we have seen here that one band due to symmetrical stretching vibration is not going to appear in the IR region. The reason is simple. What is the reason? The reason is this stretching vibration does not involve change in dipole, and hence it will not appear in the IR region। ये बच्चे IR region में अपीयर नहीं होगी। ये देखें बच्चे, यही चीज उसने लिखी है यहाँ पे, ये देखें, लेट मी शो यू। ये देखें पहला पॉइंट, the necessary and sufficient condition for a fundamental vibration to appear as a band in the IR spectrum is it must undergo change in dipole moment of molecule। Thus molecule which possess certain symmetry element, centrosymmetric जो molecule होगा, will show lesser number of absorption bands। फॉर एग्जाम्पल इसने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात की है इथिलीन मॉलिक्यूल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन इथिलीन मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू अपीयर। ये आपको अपीयर होती नहीं दिखेगी, ये माइनस हो जाएगी फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड्स। लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो भी यहाँ पे दी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें बच्चे, ये देखें यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखें, सी द एग्जांपल हियर। ये बच्चे देखें, दिख रहा है बच्चे आपको ये, जिसको Yes, मैंने sir. सर्कल किया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग आईआर इनएक्टिव। रमन की बात हम बाद में करेंगे। आईआर इनएक्टिव, रमन आपके सिलेबस में भी नहीं है। खैर रमन स्पेक्ट्रा अनदर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा है, ये रमन एक्टिव है। ये जो मॉलिक्यूल बच्चे आईआर इनएक्टिव होते हैं वो रमन एक्टिव होते, हम बाद में बात करते हैं, सिलेक्शन रूल्स पढ़ेंगे जब। फिलहाल आप इतना देखें कि जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है उसकी वजह से जो वाइब्रेशनल मोड पॉसिबल था कार्बन डाइऑक्साइड में वो हमें दिख नहीं रहा। 4 आने चाहिए, आपने कहा 4 यहाँ दिखाए हैं बच्चे, 4, 1 2 3, एक तो माइनस हो गया, अब रह गए 3। 3 में से भी कितने मिलेंगे हमें एक्चुअल में वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक रीजन कि जितने वाइब्रेशनल मोड फार्मूला हमें दिखा रहा है उतने हमें कभी भी नहीं मिलते। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ बैंड्स आर सेल्डम ऑब्जर्व्ड। सेल्डम मतलब कभी नहीं मिलते, पहला रीजन उसका ये है। दूसरा रीजन बच्चे क्या है,
फंडामेंटल वाइब्रेशन विच आर टू वीक टू बी ऑब्जर्व्ड। कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड बता इतने वीक हो सकते कि वो हमें ऑब्जर्व ही ना हो, वैसे माइनस हो गए। तीसरा रीजन है बच्चे कि जिस रीजन को हम स्टडी कर रहे हैं 2.5 to 15 माइक्रोमीटर, द रीजन विच वी आर स्टडिंग, उस रीजन में वो बैंड फॉल ना करता, उसके आउटसाइड फॉल करता है। और चौथा रीजन है बच्चे वाइब्रेशनल बैंड्स विच में ओवरलैप वाला भी बच्चे यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड का। मैं दिखाई देता हूँ आपको एग्जांपल्स के साथ, देखें, ये देखें, लेट अस सी। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया। कितने वाइब्रेशनल बैंड कार्बन डाइऑक्साइड में पॉसिबल होने चाहिए बच्चे? आपने क्या बताया मुझे? 3n-5 के फार्मूले के हिसाब से हाउ मेनी वाइब्रेशनल? 4 होने चाहिए। 2 मैंने दिखा दिए, 2 और है, वो कौन से हैं बच्चे? लेट अस सी। वो है बच्चे बेंडिंग वाइब्रेशंस। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो शोज 2 बेंडिंग वाइब्रेशन। ये बेंड हो रहा है, मतलब बेंड कैसे हो रहा है बच्चे? ये कार्बन ऊपर को और ये ऑक्सीजन नीचे को, तभी बेंड होगा ना। इसी का एक और बेंडिंग वाइब्रेशन बच्चे, एक्सपेक्टेड बेंडिंग वाइब्रेशन, वो ये है। टोटल 4 जो आप बोल रहे हो वो मैंने दिखा दिए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। दिस फंडामेंटल बेंडिंग वाइब्रेशन अपीयर एट 667 सेंटीमीटर इनवर्स। अब जरा गौर से इसको इसके साथ देखो, 3 और 4 को। क्या 3 और 4 सेम नहीं है बच्चे? सिर्फ डायरेक्शन अलग है उनकी, ऐसे वो सेम नहीं है बिल्कुल। देखो यस सर, है ना, बिल्कुल Yes, सेम, तो दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये वाला भी कहां अपीयर होगा? 4 वाला भी 667 सेंटीमीटर इनवर्स। दे आर ओवरलैपिंग, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, पर हमें तो एक ही दिखेगा। 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, एक दिखेगा, वाई बिकॉज दे आर ओवरलैप। जब ओवरलैप हो गए 2 फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड, तो टोटल नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, नेट एब्जॉर्प्शन बैंड का नंबर कम हो जाएगा। कोई बच्चा आप में से प्रेडिक्ट कर सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड में थ्योरेटिकली फार्मूले के हिसाब से 4 आने चाहिए थे, पर आए कितने बच्चे? या आएंगे कितने? 2। और एक्चुअल में, हाँ जी, 2, और एक्चुअल में 2 ही आते हैं। एक्चुअल में जब कार्बन डाइऑक्साइड के फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड्स को देखा गया तो वी फाउंड इट शोज एब्जॉर्प्शन एट 2 पॉइंट्स इन द आईआर रीजन, इन आईआर स्पेक्ट्रा। ये 2 फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड देता, वन ड्यू टू दिस एसिमेट्रिक वाइब्रेशन एंड सेकंड ड्यू टू दिस बेंडिंग वाइब्रेशन। दीस 2 आर इक्वल। नेट हमें 2 ही मिले। तो वही पॉइंट वो वहां पे डिस्कस करके हमें बता रहा है कि ये यहाँ पे देखें, ये देखें बच्चे, ये बेंडिंग वाले आईआर एक्टिव है, ये दे आर वेरी मच आईआर एक्टिव है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट तो चेंज होगा, क्योंकि कार्बन ऊपर को जा रहा है, ऑक्सीजन नीचे को, डाइपोल तो चेंज हो रही है ना, तो आईआर एक्टिव होंगे। लेकिन दोनों का एब्जॉर्प्शन बच्चे देखें सेम प्लेस पे हो रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 667 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो रीजन हमने दूसरा दिया वो हमने बच्चे एक्सप्लेन भी किया। कहाँ गया वो रीजन? ये देखें, ये फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर सो क्लोज दैट दे ओवरलैप। ठीक है, ये बच्चे 4 रीजन थे। अब जो 5वां पॉइंट है, इसको इसके साथ मिलकर नहीं लिखना चाहिए था। 5वां पॉइंट क्या है बच्चे? इसमें ये दिखाया गया है, इन एडिशन टू दीज फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स 3n-5 और 3n-6, बच्चे जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड वो कौन से होते? फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स और डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशन। 2 टाइप की होती फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। पढ़ा ना बच्चे आपने? स्ट्रेचिंग में आगे 2 टाइप की होती, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, और बेंडिंग में आगे 4 टाइप होती बच्चे, अगर आपको याद है तो, रॉकिंग, सीजरिंग, बैजिंग, और एक और है बच्चे, कौन सी है? ट्विस्टिंग, है ना बच्चे? बताया था बच्चे, Yes, sir. Yes, है ना? sir. ये है फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स। ठीक है, कहता है इसके अलावा नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड भी मॉलिक्यूल्स में देखे गए। In addition to these fundamental absorption bands,
प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 3n-5 3n-6, वो भी हमें पूरे नहीं मिलते, आपने देख लिया। इसके अलावा भी हमें बैंड्स मिलते जिनको हम कहते हैं नॉन फंडामेंटल बैंड्स। इन नॉन फंडामेंटल बैंड्स की खासियत क्या होती है, एक चीज याद रखना बच्चे, दे आर 10 to 100 टाइम्स लेस इंटेंस देन द फंडामेंटल। इनकी जो इंटेंसिटी है बड़ी कम होती है। इंटेंसिटी जैसे फंडामेंटल की इंटेंसिटी ऐसे है, तो इनकी ऐसे हो, बड़ी कम होगी इंटेंसिटी। तो वो जो नॉन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड है उनको भी कुछ नाम दिए गए हैं। वन इज ओवरटोन। ओवरटोन, ओवरटोन क्या है बच्चे? These are the non-fundamental absorption bands which appear at twice or thrice the wave number of fundamental absorption band. Twice or thrice. Twice मतलब अगर फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड की फ्रीक्वेंसी है बच्चे 600, तो नॉन फंडामेंटल हमें अपीयर होता मिलेगा कहाँ पे बच्चे? 1800 या 1200 के आसपास। इसकी इंटेंसिटी से इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो, 10 to 100 टाइम्स लेस। ओवरटोन किसको बोलेंगे आप बच्चे? ओवरटोन्स आर दोज नॉन फंडामेंटल, कल को आपको शॉर्ट नोट आ सकता, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन बैंड्स, डिफरेंस बैंड्स। 3 किस्म के नॉन फंडामेंटल बैंड्स होते हैं, 3 टाइप्स, है ना। तो इसमें पहली टाइप मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरटोन्स, दीज आर द नॉन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स व्हिच अपीयर एट 3 or twice or thrice the wave number or frequency of the fundamental absorption band and are 10 to 100 times less intense than the fundamental absorption band. For example, बच्चे देखें, ये देखें, अगर फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड की फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर दिया है इसने, तो वेव नंबर के हिसाब से देख लेते हैं, न्यू बार है, न्यू बार। तो आपको ओवरटोन कहाँ मिलेगी बच्चे? ट्वाइस, 2 न्यू बार या थ्राइस, ये ओवरटोन की बच्चे वेव नंबर ओवरटोन्स। फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज द सेकंड ओवरटोन। एरोमेटिक कंपाउंड शो मेनी वीक ओवरटोन एंड कॉम्बिनेशन बैंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सारे ओवरटोन शो करते बच्चे इस तरीके में, 1667 to 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओवरटोन्स मतलब वीक बैंड, देयर इंटेंसिटी विल बी वेरी लेस। और इसकी मदद से द रिलेटिव शेप्स एंड नंबर ऑफ these peaks can be used to tell whether aromatic compound is mono, di, tri, tetra, penta or hexa substituted. These peaks, number of these peaks, 3 नहीं है। These overtones can also be used to distinguish orthometa parisomers. ये हम बाद में बात करेंगे जब हम स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट करेंगे, उस वक्त हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो मेन चीज आप यहाँ पे याद रखो बच्चे कि ओवरटोन्स जो होती हैं, दे अपीयर ट्वाइस और थ्राइस द फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ऑफ द फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। जिस जगह फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर हुए हैं उसके ट्वाइस और थ्राइस वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे ये अपीयर होंगे। अगर फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड की वेव नंबर न्यू बार है तो ये अपीयर होंगे ट्वाइस न्यू बार और थ्राइस न्यू बार। दिस इज द पॉइंट। और एक और चीज याद रखना बच्चे कि जरूरी नहीं कि जितनी ओवरटोन्स मतलब दोनों अपीयर हो जाए, हो सकता है एक हो सकता है दोनों हो जाए, ये भी याद रखना। उसके बाद बच्चे कॉम्बिनेशन बैंड्स। दूसरी बात जो मैं कहने वाला था कि जितने फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड है सभी की ओवरटोन्स हो, ये भी जरूरी नहीं है ना, कुछ मिस भी हो सकती है ओवरटोन्स। दूसरा पॉइंट है बच्चे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बैंड नाम से पता चल रहा है, ये अपीयर होते हैं एट सम ऑफ द वेव नंबर ऑफ 2 फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स। सम ऑफ द वेव नंबर, जैसे एक आपका अपीयर हुआ वेव नंबर न्यू बार पे 1 और दूसरा 2 पे, तो कॉम्बिनेशन बैंड का वैल्यू क्या होगा बच्चे? 1 + 2। इसका जो वेव नंबर होगा कॉम्बिनेशन बैंड का, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्बिनेशन UMB लिखेंगे साथ में। इसका जो वेव नंबर होगा बच्चे वो इनके सम के बराबर होगा, इनके सम। If one combination band appear at new 1 bar, second appear at new 2 bar, then the combination band will appear at this point. लेकिन इसमें भी याद रखें कि इसका जो बच्चे इंटेंसिटी है वो 10 to 100 टाइम्स लेस होगी, ये पक्का है। ये देखो
इंटेंसिटी। ये तो लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन मे नॉट बी देयर। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने टोटल आपके बच्चे फंडामेंटल बैंड्स हैं उन सभी के कॉम्बिनेशन आपको मिलता है जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अपीयर होते हैं कॉम्बिनेशन बैंड। तीसरे नंबर पे आता है बच्चे डिफरेंस बैंड्स। डिफरेंस नाम से पता चलता है, जैसे दो ये बैंड्स हैं आपके फंडामेंटल बैंड्स, तो डिफरेंस बैंड आपको कहाँ मिल सकता है? आप बताएंगे बच्चे, आप कोई बच्चा, आपको ये कंसेप्ट तो पता चल ही गया है, डिफरेंस बैंड कहाँ पे मिलेगा? द डिफरेंस बैंड विल बी अपीयरिंग। उसका वेव नंबर क्या होगा? शाबाश, माइनस न्यू। डिफरेंस ऑफ द टू वेव नंबर्स, डिफरेंस हायर माइनस लोअर। जैसे एक 2000 पे अपीयर हुआ, एक सपोज करे 1300 पे अपीयर हुआ, तो 2000 माइनस 1300 कितना हो गया बच्चे? 700। उसकी पहचान क्या होगी बच्चे? पहचान वही होगी, इंटेंसिटी, लेस इंटेंस। तो ये बच्चे नॉन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड जो अपीयर होते हमें दिखते इन द मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है आपको बच्चे, आज इसी के ऊपर आपके लिए है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फर्मी रेजोनेंस। आपने जो आज असाइनमेंट देनी मुझे यही देनी है, फर्मी, छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करूंगा इसके लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूँ। फर्मी रेजोनेंस क्या होती है बच्चे? फर्मी रेजोनेंस होती है कि जब फंडामेंटल बैंड और ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड, ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड का वेव नंबर पास पास पड़ता हो, ये आपका फंडामेंटल बैंड आ गया। फंडामेंटल बैंड जैसे कार्बोनाइल ग्रुप का, और ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड मिथिलीन ग्रुप का। कॉम्बिनेशन बैंड किसी और का होगा, फंडामेंटल बैंड किसी और ग्रुप का होगा। ये पास पास पड़ते हो तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है बच्चे? व्हाट हैपेंस, एनर्जी ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम द फंडामेंटल बैंड टू द कॉम्बिनेशन बैंड और ओवरटोन। एनर्जी ट्रांसफर हो जाता, एंड एज ए रिजल्ट बच्चे इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती, इसकी कम हो जाती थोड़ी, इसकी बढ़ जाती। ऐसे लगता कि एक ही रीजन में दो बैंड्स अपीयर हो रहे, बैंड कार्बोनाइल एक ही देगा ड्यू टू सीओ स्ट्रेचिंग। कार्बोनाइल कंपाउंड में ये देखा गया है, बैंड इसका एक आना था, यहाँ थोड़े से डिस्टेंस पे ही दो आ रहे हैं। तो दूसरा बैंड किसका है? दूसरा बैंड बच्चे इसका है, दूसरा बैंड ओवरटोन का है। ओवरटोन फंडामेंटल बैंड के बराबर कैसे होगी? ऑलमोस्ट उसके कंपैरिजन में कैसे आ गई? दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फंडामेंटल बैंड टू द ओवरटोन। फंडामेंटल बैंड ने ओवरटोन को एनर्जी ट्रांसफर कर, इट इज कॉल्ड एज फर्मी रेजोनेंस। इसी को बच्चे नाम दिया गया फर्मी रेजोनेंस। मैं आपके बेहतरी के लिए बच्चे थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से रीड आउट कर देता हूँ। लेट मी रीड आउट फ्रॉम हियर। ये देखिए बच्चे, फर्मी रेजोनेंस, इफ द एनर्जी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन lies close to that of an overtone or combination band। अगर फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड के पास पड़ती हो, दोनों पास पास अपीयर हो रहे हो, जैसे मैंने दिखाया आपको डायग्रामेटिकली, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स फ्रॉम फंडामेंटल वाइब्रेशन टू द ओवरटोन। फंडामेंटल वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है इसको ओवरटोन को, ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड। अब एक ही लिख रहा है वो, अंडरस्टूड है, ये भी हो सकता। एज ए रिजल्ट इंटेंसिटी ऑफ ओवरटोन और द कॉम्बिनेशन बैंड इंक्रीजेस। जब एनर्जी ट्रांसफर होता तो जो ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड जिसको फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड ने एनर्जी ट्रांसफर की, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फंडामेंटल बैंड टू द कॉम्बिनेशन बैंड और द ओवरटोन। बट व्हेन इट हैपेंस, होता कब ये बच्चे? इट हैपेंस व्हेन द एनर्जी गैप बिटवीन द फंडामेंटल बैंड and the overtone is very small. This happens when the energy gap between the fundamental band and the combination band is very small. जब एनर्जी गैप उनके बीच में कम होगा,
तभी ये पॉसिबल होगा बच्चे। दिस मैकेनिकल कपलिंग बिटवीन द फंडामेंटल बैंड and the overtone or combination band, overtone or combination band is called as Fermi resonance, and it is often observed in IR spectra of carbonyl compounds, जैसे बताया मैंने carbonyl compounds. For example, carbonyl group in cyclopentanone shows two peaks in the carbonyl group region. carbonyl group जिस रीजन में स्पेक्ट्रा शो करता है साइक्लोपेंटेनोन, ये बच्चे देखें, दिस कंपाउंड साइक्लोपेंटेनोन, ये कंपाउंड कार्बोनाइल ग्रुप जिस रीजन में स्पेक्ट्रा शो करता है और आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड, उस रीजन में एक पीक के बजाय हमें दो पीक्स मिले। ये देखिए, इट शोज टू पीक्स फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन तो एक ही है बच्चे, सी डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एक ही पीक आना चाहिए, सी डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का, और उसमें दो आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस बिटवीन द फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप, ये बच्चे आप, इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन है, इसकी अल्फा मिथाइल ग्रुप CH बॉन्ड बेंडिंग वाइब्रेशन, इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन है वो बच्चे इसके पास पड़ रहे, यानी कि जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है इसके पास ही इसका पीक पड़ रहा है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है बच्चे, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पीक इसके ऐसे होते हैं, ये बच्चे इसका पीक इसके पास ही पड़ रहा है सपोज करें, तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी ट्रांसफर होगा क्या होगा बच्चे, इसका भी बच्चे बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होने से बच्चे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, देयर इज अपीयरेंस ऑफ टू पीक्स, दो पीक्स अपीयर होंगे इंस्टेड ऑफ वन, एक के बजाय एक ही जगह आपको दो पीक्स दिखेंगे, एंड दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड एज फर्मी रेजोनेंस। इसको हम कहते हैं बच्चे फर्मी रेजोनेंस। वो दो पीक्स किसकी वजह से अपीयर हुए, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं बच्चे। कंपाउंड हमने कौन सा लिया, साइक्लोपेंटेनोन। कार्बोनाइल ग्रुप का एक पीक आना चाहिए था ड्यू टू CO स्ट्रेचिंग, पर दो आ रहे हैं एक ही जगह पे। दूसरा पीक कहां से आ रहा है, इसकी फर्स्ट ओवरटोन अल्फा मिथाइल ग्रुप की, इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन है वो इसके पास पड़ रही है। अगर एनर्जी ट्रांसफर, एक भी और दिमाग में रख लो बच्चे, अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो इसकी इंटेंसिटी बड़ी कम होनी, और दूसरे की इंटेंसिटी बड़ी ज्यादा होनी। एक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, एक की बहुत कम, पास पास होना था अगर फर्मी रेजोनेंस नहीं हुआ होता। फर्मी रेजोनेंस की वजह से इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई, इट्स इंटेंसिटी आल्सो इंक्रीज, इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई। एक ही जगह पे, ऑलमोस्ट एक ही जगह पे बच्चे दो पीक हमें दिख रहे हैं। कार्बोनाइल ग्रुप रेज होता ना इसका एक, अभी देखेंगे हम। तो ये है बच्चे कंसेप्ट ऑफ फर्मी रेजोनेंस। तो आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है बच्चे वो यही है कि 4 क्या लिख रहा है बच्चे, 4 लिख रहे हैं कुछ, अच्छा पहले का आंसर होगा।